नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सामान्य अध्ययन से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी हम आपके लिए लाते हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके तैयार की जाती है और उस प्रश्नोत्तरी को बनाने के पूर्व बहुत सारे आयोगों के द्वारा दिए गए पाठ्यक्रम को देखा जाता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख करके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी इसमें शामिल किया जाता है। और लगातार आप लोगों के जैसे जैसे सुझाव आ रहे हैं वैसे वैसे हमारी टीम अपनी रणनीति में बदलाव भी कर रही है। तो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां जहां पर भी सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा वहां पर हमारी यह सीरीज जो है निर्णायक सिद्ध होने वाली है। और बिना देरी किए हुए आज की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। रोज की भांति आज भी पहला प्रश्न हमारा भारत की राज्य व्यवस्था से ही लिया गया है। प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होगा। चार विकल्प यहां पर आपको दिए गए। पहला विकल्प है अनुच्छेद 80 में, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 75 में, तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 108 में और चौथा और अंतिम विकल्प है अनुच्छेद 72 में। चार विकल्पों में यह बताना है कि किस अनुच्छेद में वर्णित है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने जवाब तक पहुंच चुके होंगे। आप जो भी गेस कर रहे होंगे आंसर वहां तक आप पहुंच चुके होंगे। चार विकल्पों में सही विकल्प है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होगा। लोकसभा को अन्य नामों से भी जाना जाता है। लोकसभा की जगह पर आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, तो लोकसभा को कहा जाता है जनता का सदन, जनता का सदन भी इसे कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, तो संसद का निचला सदन। ठीक है, संसद का निचला सदन इसको कहा जाता है, निचला सदन। यह भी आपसे शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं क्वेश्चन में। और यह भी पूछा जा सकता है कि अस्थायी सदन किसे कहा जाता है, अस्थायी सदन के नाम से भी लोकसभा को जाना जाता है। तो अनुच्छेद 75 में कहा गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व जो है वह लोकसभा के प्रति होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद अस्तित्व में रह सकती है। लोकसभा में बहुमत खोने की दशा में मंत्रिपरिषद का विघटन माना जाएगा, मंत्रिपरिषद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायित्व निश्चित किया गया है भारत के संविधान में। यह भी आपको नोट कर लेना है। और लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है, लोकसभा को संसद का निचला सदन भी कहा जाता है, लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है, यह भी याद रखना है। और लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही भारत का प्रधानमंत्री कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता चुन लिया जाता है उसे ही भारत का प्रधानमंत्री माना जाता है, वह भारत का प्रधानमंत्री होगा। और लोकसभा के प्रति ही सामूहिक उत्तरदायित्व की बात यहां पर कही गई। अगर प्रश्न बदल जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, तो वहां पर आपका जवाब होगा राज्य विधानमंडल का निचला सदन होता है विधानसभा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर प्रश्न भविष्य में आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, तो आपका जवाब वहां पर देना है विधानसभा के प्रति होता है। अब हम बचे वाले विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे जो यहां पर ऑप्शन दिए हुए, इनसे और कितने प्रश्न बन सकते हैं और जो इस श्रृंखला को विशेष बनाते हैं कि बचे वाले विकल्पों पर भी हम चर्चा करते हैं। तो यहां पर पहला विकल्प दिया है अनुच्छेद 80। ठीक है, तो अनुच्छेद 80 में ऐसा क्या वर्णित है जो आगे आने वाली परीक्षाओं में यदि आपसे पूछा जाए तो वहां पर आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। तो अनुच्छेद 80 में वर्णित है राज्यसभा। ठीक है, अनुच्छेद 80 में वर्णन किया गया है राज्यसभा का। राज्यसभा को क्या नाम दिया गया है, तो राज्यसभा को कहा गया है संसद का उच्च सदन। ठीक है, संसद का उच्च सदन इसे कहा गया है। और इसे कहा गया है स्थायी सदन। ठीक है, स्थायी सदन भी इसे कहा गया, ये भी याद रखिएगा। और इसे राज्यों का सदन भी कहा गया, राज्यों का सदन भी राज्यसभा को कहा गया है, ये भी आपको नोट करना। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में है। और इसके सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी रहेगी, तो आप बताएंगे 30 वर्ष रहेगी। सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष रहेगी। और राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष को ही भारत का उपराष्ट्रपति भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है, जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला विकल्प यहां पर जो दिया हुआ है इसी क्रम में अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में दिया है संसद दोनों सदनों
अब दोनों सदनों से तात्पर्य क्या हो गया, दोनों सदनों से तात्पर्य हो गया लोकसभा, लोकसभा, और दूसरा सदन कौन सा है, राज्यसभा। हालांकि राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा गया है। संसद के दोनों सदनों की, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी, ऐसा वर्णन संविधान के अनुच्छेद 108 में दिया है। अब बात करते हैं, यहां पर अंतिम विकल्प के तौर पर दिया है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं, ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों का वर्णन है, ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 72 में है। भारत के राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार की शक्तियां संविधान ने सौंपी है, तो जो अनुच्छेद 72 है वह कहता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां कौन कौन सी हैं, ऐसे कौन कौन से विषय हैं जहां पर राष्ट्रपति महोदय अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके क्षमादान दे सकते हैं, ये भी याद रखिएगा अनुच्छेद 72। तो यहां पर आप अनुच्छेद 80 के बारे में जान गए, अनुच्छेद 75 के बारे में जान गए, अनुच्छेद 108 के बारे में जान गए, और अनुच्छेद 72 के बारे में स्पष्ट रूप से आपको व्याख्या दी गई है, ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं में यदि पॉलिटी से सवाल पूछा जाता है, भारत की राजभाषा से सवाल पूछा जाता है, तो वहां पर आपका उत्तर सही हो। अगला प्रश्न यहां पर दिया है, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह क्षेत्र विस्तारित है। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की तमाम बड़ी नदियों में शामिल की जाती है और बहुत चर्चित नदी है, इसका संबंध हमारे भारत देश से भी है। तो यहां पर प्रश्न पूछा गया कि इसका प्रवाह जो है वह विस्तारित है, कहां कहां विस्तारित है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, चारों विकल्प में देशों के समूह दिए गए। पहला विकल्प है तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, दूसरा विकल्प है भारत, चीन, बांग्लादेश और नेपाल, तीसरा विकल्प है भारत, पाकिस्तान, भूटान और म्यांमार, और चौथा विकल्प है भारत, नेपाल, म्यांमार तथा बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां कहां विस्तारित है, उसका प्रवाह क्षेत्र कहां कहां है, किन किन देशों में है, तो विकल्प ए यहां पर सही है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्रवाह है वह 3 देशों में है, याद रखिएगा, तिब्बत में है, भारत में है और बांग्लादेश में। तिब्बत को आप चीन भी लिख सकते हैं, क्योंकि चीन ने तिब्बत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा है, तो ऑप्शन में अगर तिब्बत दिया है तब भी सही माना जाएगा, यदि चीन दिया है तब भी यहां पर सही माना जाएगा। तो पहला विकल्प यहां पर सही है। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम तिब्बत से होता है, ठीक है, तिब्बत से होता है जैसा कि यहां पर दिया हुआ है, और इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास है, 2900 किलोमीटर है। और यह नदी जो है यह पूर्वी प्रवाही है, पूर्वी प्रवाही अर्थात पूरब दिशा की तरफ इसका प्रवाह है अपने उद्गम स्थल से। और यह नदी अपना जल कहां विसर्जित करती है, तो यह नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है, बंगाल की खाड़ी में यहां अपना जल विसर्जित करती है। और भारत का प्रमुख राज्य है पूर्वोत्तर भारत का अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, वहां पर यह सबसे पहले प्रवेश करती है। और जब तक यह तिब्बत के क्षेत्र में रहती, इसका नाम है वहां पर सांगपो, ठीक है, इसका नाम वहां पर है सांगपो, ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। और इसका प्रवाह 3 देशों में है, तिब्बत में है, भारत में है और बांग्लादेश में। अब जब यह नदी बांग्लादेश में जाती है तब इसका नाम हो जाता है जमुना, ठीक है, याद रखिएगा। बांग्लादेश में जब यह पहुंचती है, बांग्लादेश में जब यह नदी पहुंचती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है, यह भी आपको नोट करना है। और गंगा के साथ यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जिसे सुंदरबन का डेल्टा भी कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे खास बात यह है कि इसका जो प्रवाह है, या इसके प्रवाह से बाढ़ प्रभावित राज्य कौन सा है, तो पूर्वोत्तर भारत का राज्य जो असोम है, ठीक है, याद रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत का राज्य असोम सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित राज्यों में गिना जाता है। और वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह के कारण ही बाढ़ की समस्या बनी रहती है, एक आपदा के रूप में इसे देखा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी की खास बात यह है कि इस नदी में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप। अगर हम बात करेंगे नदी द्वीप की, तो वह नदी द्वीप कौन सा है, माजुली, ठीक है, माजुली नाम का जो नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी से संबद्ध है। और नदी द्वीपों की श्रृंखला में वह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, अपने आप में अभूतपूर्व है। और इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करेंगे तो भारत में इसकी सहायक नदियां लोहित है, ठीक, मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक नदी इसकी सहायक है लोहित, एक नदी इसकी सहायक है दिबांग, ठीक है, एक नदी इसकी सहायक है दिहांग, एक नदी इसकी सहायक है धनश्री, एक नदी इसकी सहायक है सुबर्णश्री,
श्री, ये भी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है और इसकी एक सहायक नदी है आगे चल करके तीस्ता। ठीक है, तीस्ता नदी भी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। 2900 किलोमीटर के आसपास इसका प्रवाह है और इसकी सहायक नदियों को मिला करके इसे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की संज्ञा दी गई है। हिमालयी नदी है, सदा नीरा नदी है, वर्षवाहिनी नदी है, यह भी याद रखना, और 3 देशों में इसका प्रवाह विस्तारित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगुलहास जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होती है? अगुलहास जलधारा है वह किस महासागर से संबद्ध है, यह भी याद रखिएगा। जलधाराओं से संबंधित जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो या तो प्रश्न बनता है कि जलधारा गर्म है या ठंडी है, अर्थात शीत है या उष्ण है, एक प्रकार का यह प्रश्न बनता है। दूसरा बनता है कि कौन सी जलधारा किस महाद्वीप में प्रवाहित हो रही है या किस महासागर से संबद्ध है। तो यहां पर जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, अगुलहास जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होती है? पहला विकल्प यहां पर हिंद महासागर में, दूसरा दक्षिण अटलांटिक महासागर में, तीसरा विकल्प है प्रशांत महासागर में, और चौथा और अंतिम विकल्प यहां पर दिया है उत्तर अटलांटिक महासागर में। ठीक है, 4 विकल्पों में आपको यह बताना है कि अगुलहास जलधारा का संबंध किस महासागर से है। तो अगुलहास जलधारा कहां पर प्रवाहित होती है? 4 विकल्पों में आपको यह सही जवाब देना है। इससे जुड़े हुए पूर्व में प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। तो यह कहां पर प्रवाहित होती है? तो यह हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। अगर महाद्वीप की बात करेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप आएगा। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। अगर महासागर की बात करेंगे तो हिंद महासागर, और अफ्रीका महाद्वीप में आपको मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर, मेडागास्कर जो द्वीप है एक बहुत बड़ा, उसके पास इसको आप देख सकते हैं। और यह उष्ण जलधारा है, उष्ण जलधारा है। ठीक है, उष्ण जलधारा या गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है। ठीक है, उष्ण या गर्म जलधारा के रूप में इसे जाना जाता है। मेडागास्कर के पास में आपको यह मानचित्र में देखने को मिल जाएगी। महाद्वीप अगर आपसे पूछा जाता है तो आप अफ्रीका बताएंगे, महासागर आपसे पूछा जाता है तो हिंद महासागर बताएंगे, और अगर आपसे पूछा जाता है कि नजदीकी कोई द्वीप बताइएगा, कोई ऐसा मार्ग बताइएगा, चिन्ह बताइएगा जहां से आप समझ जाएं, तो आपको बताना है मेडागास्कर। अब मेडागास्कर की खास बात यह है कि मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर की खास बात क्या है कि वह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पारादीप तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? पारादीप जो तेल शोधनशाला है वह किस राज्य में स्थित है? तेल शोधनशाला को रिफाइनरी भी कहा जाता है, जहां पर कच्चा तेल जो आता है, क्रूड ऑयल आता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, उसकी अशुद्धियों को निकाला जाता है। क्योंकि जब भारत किसी अन्य देश से तेल खरीदता है तो कच्चे तेल के दाम आप देखते होंगे अखबारों में या तमाम न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। और ये तो ज्वलंत मुद्दा है कि महंगाई बढ़ गई, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो इसमें उतार चढ़ाव जब देखा जाता है तो भारत कच्चा तेल खरीदता है, और भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% से ज्यादा, 80% से ज्यादा का कच्चा तेल बाहर के देशों से खरीदता है। तो भारत आयात पर निर्भर है। ठीक है, भारत जो है इस कच्चे तेल के आयात पर निर्भर है। तो यहां पर आपको बताना कि पारादीप नाम की जो तेल शोधनशाला है, रिफाइनरी, वो भारत के किस राज्य में है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, बिहार में है, असम में है, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में है। बिहार, असम, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, 4 विकल्पों में आपको बताना कि पारादीप नाम की जो रिफाइनरी है वह किस राज्य में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उड़ीसा राज्य में यह रिफाइनरी स्थित है, जगत सिंहपुर जिला। ठीक है, कौन सा जिला? तो जगत सिंहपुर जिला, जगत सिंहपुर जिला या जनपद। ठीक है, जगत सिंहपुर जनपद में यह जो रिफाइनरी है वह स्थापित है, यह भी याद रखिएगा। और इसका प्रशासन किसके पास है, इसका स्वामित्व किसके पास है? तो इसका जो प्रशासन है वह इंडियन ऑयल कारपोरेशन, ठीक है, इंडियन ऑयल कारपोरेशन, इंडियन ऑयल कारपोरेशन के पास इसका स्वामित्व है, उसका देख रेख जो रखरखाव है वो इंडियन ऑयल कारपोरेशन करता है। अब हम बचे वाले विकल्पों पर भी चर्चा करना चाहेंगे कि बिहार में कौन सी है। तो बिहार में बहुत सारी अगर परीक्षाएं देखें वहां पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिहार की प्रमुख रिफाइनरी कौन सी है? बरौनी। असम में कौन सी है? तो असम में एक रिफाइनरी है डिगबोई। ठीक है, एक रिफाइनरी है डिगबोई, असम में एक प्रमुख रिफाइनरी है डिगबोई, और तिनसुकिया जनपद में है। और दूसरा है, आपको देखना है, नुमालीगढ़। ठीक है, नुमालीगढ़ और गुवाहाटी। ठीक है, ये प्रमुख रिफाइनरियां हैं जो असम राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश की प्रमुख रिफाइनरी है बीना। ठीक है, बीना नाम की जो जगह है वहां पर एक बहुत बड़ी तेल शोधनशाला है। आपको हमें कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला कहां पर है और उत्तर प्रदेश में कितनी तेल शोधनशालाएं या रिफाइनरी स्थित है।
एक बार प्रश्न को पुनः सुन लीजिएगा, उत्तर आप हमें कमेंट में दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सी तेल शोधनशाला स्थित है, कहां पर है और कितनी तेल शोधनशालाएं उत्तर प्रदेश में है, कितनी रिफाइनरियां हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सैंटियागो किस देश की राजधानी है? 4 विकल्प यहां पर है, चिली, फिलीपींस, वेनेजुएला और स्वीडन। 4 विकल्प यहां पर दिए गए, बताना है कि सैंटियागो जो है वह कहां की राजधानी है। 4 विकल्पों में आपको जज करना है कहां पर वह स्थित है, तो चिली, फिलीपींस, वेनेजुएला और स्वीडन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि सैंटियागो जो है वह चिली देश की राजधानी, ठीक है, चिली की राजधानी कौन है? सैंटियागो। और चिली कहां पर स्थित है? तो चिली जो है वह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। अगर इसकी महाद्वीप की स्थिति पूछी जाएगी तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है यह चिली। और यह भी याद रखना है यहां पर एंडीज पर्वतमाला का विस्तार है, एंडीज पर्वतमाला का विस्तार है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह भी याद रखिएगा, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो है, ठीक है। चिली आयोडीन के उत्पादन में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल किया जाता है। चिली में सबसे ज्यादा क्या होता है? तो आपको याद रखना है आयोडीन, ठीक है। आयोडीन के उत्पादन में यह एक अग्रणी राष्ट्र है, आयोडीन के उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है। अब यहां पर हम बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। दूसरा विकल्प यहां पर दिया फिलीपींस, तो फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। ऐसा प्रश्न आपसे सुमेलन में भी पूछा जा सकता है, कूट की सहायता से उत्तर दीजिएगा, सूची का सुमेलन करिएगा, तो वहां पर हमारी जो व्याख्या है जो निर्णायक सिद्ध होने वाली है। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मनीला में अंतरराष्ट्रीय चावल शोध संस्थान का मुख्यालय है, यह भी याद रखिएगा। और उसका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय जो संगठन है या उसका जो कार्यालय है वह उत्तर प्रदेश के बनारस में खोला गया है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बनारस में खोला गया है। अगला विकल्प यहां पर है वेनेजुएला, जो कुछ माह पूर्व बहुत चर्चा में बना रहा क्योंकि वहां के राष्ट्रपति को अमेरिका के द्वारा अरेस्ट किया गया। बहुत सारे देशों ने इसकी पक्ष में प्रतिक्रिया दी, बहुत सारे देशों ने इसके विपक्ष में प्रतिक्रिया दी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी देश की संप्रभुता के हनन का अधिकार दुनिया के किसी भी देश को नहीं है। तो अलग अलग तरीके से इसे देखा जा चुका है। वेनेजुएला में बहुत बड़ा वित्तीय संकट कई वर्षों से विद्यमान है, बहुत चर्चा में रहा है और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यह भी स्थित है, याद रखिएगा कहां पर है। ये मनीला कहां पर है? तो ये इसके लिए आपको याद रखना, ये एशिया महाद्वीप में, ठीक है, ये एशिया महाद्वीप में है। और वेनेजुएला कहां पर है? तो वेनेजुएला भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। और इसकी राजधानी क्या है? याद रखिएगा, तो वेनेजुएला की राजधानी है कराकस, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? तो कराकस, ठीक है, कराकस इसकी राजधानी है, याद रखिएगा, वेनेजुएला। और वेनेजुएला के पास विश्व में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल की रिजर्व है। कच्चे तेल के भंडारण के मामले में विश्व का शीर्ष राष्ट्र वेनेजुएला है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और वित्तीय संकट से जूझ रहा है देश, और इसकी राजधानी क्या है? कराकस है। अगला देश यहां पर दिया है स्वीडन, ठीक है। स्वीडन कहां पर है? तो स्वीडन यूरोप में है, यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख देश है स्वीडन, और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, ठीक है। यहाँ की राजधानी क्या है? तो स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है, यह भी याद रखिएगा। और इसका महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप में स्थित यह देश है। अब एक बार हम प्रश्न को पुनः पढ़ेंगे। सैंटियागो किस देश की राजधानी? 4 विकल्प आपको दिए गए थे, सही उत्तर हो गया आपका चिली। दक्षिण अमेरिका का देश है चिली, एंडीज पर्वतमाला से संबद्ध है, आयोडीन के उत्पादन में विश्व का अग्रणी राष्ट्र है और लंबी तटरेखा के लिए वह जाना जाता है। फिलीपींस यहां पर दिया दूसरे विकल्प में, फिलीपींस की राजधानी मनीला है और वहां पर अंतरराष्ट्रीय चावल शोध संस्थान का मुख्यालय है और फिलीपींस एशिया महाद्वीप में स्थित है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, कराकस यहाँ की राजधानी है, यह भी याद रखिएगा। और दुनिया में क्रूड ऑयल की रिजर्व के मामले में पहला स्थान रखता है, कच्चे तेल के भंडारण में वेनेजुएला दुनिया में पहले स्थान पर है। अगला यहां पर लास्ट ऑप्शन दिया था स्वीडन की राजधानी क्या? स्टॉकहोम और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितने करोड़ थी? भारत की जनगणना लास्ट टाइम 2011 में हुई थी, तो उसके आंकड़ों को अगर हम देखें तो ये आपको बताना कि लगभग आबादी कितनी भारत की उस समय थी। 4 विकल्प यहां पर दिए गए, लगभग 141 करोड़, लगभग 105 करोड़, लगभग 121 करोड़ या लगभग 150 करोड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि वर्ष 2011 में भारत की जनगणना लगभग 121 करोड़ थी, याद रखिएगा, लगभग 121 करोड़ थी। और वर्ष 2011 की जनगणना की थीम क्या थी? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी थीम थी हमारी जनगणना
हमारा भविष्य, हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य इसकी थीम थी, याद रखिएगा। और जनगणना जो है वह संविधान के अनुसार संघ सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। भारत के किस प्रधानमंत्री ने ए बंच ऑफ लेटर्स नामक पुस्तक की रचना की? बहुत सारे ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हुए जिनकी रचनाएं पूर्व की परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। आगे भी उम्मीद है कि आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने कौन सी रचना की, या पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री से लेकर के एक लंबी लिस्ट यहाँ पर है। तो इसमें से 4 विकल्प हमने लिए हैं और पुस्तक का नाम है ए बंच ऑफ लेटर्स नामक पुस्तक किसकी रचना है? 4 विकल्प हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं और इंदिरा गांधी जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 4 विकल्पों में आपको यह बताना है कि ए बंच ऑफ लेटर्स नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, किस प्रधानमंत्री की यह पुस्तक है, उनके द्वारा लिखित है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक जा चुके होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की भी रचना की, जो कि बहुत सारे परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। और यह पुस्तक भी आपको नोट कर लेना है, ए बंच ऑफ लेटर्स। ए बंच ऑफ लेटर्स नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत की विदेश नीति के प्रणेता पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह पुस्तक है। और यह भी याद रखिएगा कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब परीक्षाओं के नजदीक छात्र अवसाद में चले जाते हैं, बहुत सारे छात्र डिप्रेशन में जाकर के आत्महत्या तक कर लेते हैं, तो उनसे संवाद स्वरूप एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक जो है बहुत पॉपुलर पुस्तक है ये। और इसके लेखक कौन है? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रसिद्ध वैज्ञानिक रैमजे और रेले ने वर्ष 1894 इनमें से किसकी खोज की थी? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए और वैज्ञानिक का नाम भी दिया है, सन भी दिया है कि इन्होंने किसकी खोज की थी। 4 विकल्पों में आपको यह बताना है कि वर्ष 1894 में इनमें से किसकी खोज की और किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें आपको बताना है आर्गन गैस की खोज हुई, या ब्लैक होल की खोज हुई, या विटामिन की खोज हुई, या सोडियम की खोज हुई। तो इन 4 विकल्पों में हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक जा चुके होंगे। पहला विकल्प यहां पर सही है, आर्गन गैस की खोज वर्ष 1894 में 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर के की थी, रैमजे और रेले ने। रैमजे और रेले नामक वैज्ञानिकों ने आर्गन नाम की गैस की खोज की थी। आर्गन कैसी गैस है? तो आर्गन एक अक्रिय गैस है। ठीक है, आर्गन जो है वह अक्रिय गैस है और यह वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा प्रतिशत मात्रा रखती है। इसकी प्रतिशत मात्रा 0.93% मात्रा आर्गन गैस की पाई जाती है। 2 प्रकार की गैसें वायुमंडल में पाई जाती है, सक्रिय और अक्रिय। तो अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? आर्गन। और सक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा प्रतिशत मात्रा में पाई जाने वाली गैस, पहली गैस नाइट्रोजन है, दूसरी ऑक्सीजन है। याद रखिएगा, नाइट्रोजन लगभग 78% के आसपास पाई जाती है और ऑक्सीजन लगभग 21% के आसपास पाई जाती है। ये सक्रिय गैसें हैं। और अक्रिय गैस में सबसे ज्यादा कौन पाई जाती है? आर्गन। आर्गन का प्रतिशत क्या है वायुमंडल में? 0.93%। ठीक, 0. ठीक है, 0.93%। ठीक, याद रखा, 0.93% आर्गन गैस जो है वो पाई जाती। अब यहां पर हम बात करेंगे बचे वाले विकल्पों पर। ब्लैक होल। ब्लैक होल की थ्योरी को सुलझाने में बहुत सारे वैज्ञानिकों का योगदान रहा है, लेकिन प्रमुखता से भारतीय मूल के वैज्ञानिक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको वर्ष 1983 में भौतिकी का नोबेल दिया गया था। उनका नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, याद रखिएगा, ब्लैक होल से लेकर के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर अपने अपने सुझाव दिए। इस थ्योरी संबंधित बहुत सारे विचार आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे कथन मिल जाएंगे, लेकिन सबसे चर्चित नाम की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय मूल के वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, एस चंद्रशेखर। इनको इस खोज के लिए, ब्लैक होल के सिद्धांत से संबंधित खोज के लिए वर्ष 1983 ईस्वी का भौतिकी का नोबेल मिला था। ठीक है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। क्यों दिया गया था? ब्लैक होल सिद्धांत के लिए ही दिया गया था और वर्ष 1983 में दिया गया था। पूरा नाम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है, भारतीय मूल के वैज्ञानिक के है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले विकल्प की। अगले विकल्प में यहां पर दिया विटामिन की खोज। तो विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक, याद रखिए, फंक नाम के वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। ठीक है, अब अंतिम जो हमारा विकल्प बना हुआ है कि सोडियम की खोज किसने की थी? तो सर हम्फ्री डेवी। ठीक है, सर हम्फ्री डेवी नाम के वैज्ञानिक ने सोडियम की खोज की थी। और ये कहां के रहने वाले थे? तो यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले थे। याद रखिएगा, ये ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे। और वर्ष
1807 ईस्वी में इसकी खोज की थी, किसकी? सोडियम की। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से किस मुगल शासक का साम्राज्य सर्वाधिक भूभाग पर विस्तृत था? 4 ऑप्शन यहां पर है। मध्यकालीन भारत के मुगल काल के कालखंड से यह प्रश्न लिया गया है। पहला विकल्प है बाबर, दूसरा विकल्प है हुमायूं, औरंगजेब और अकबर। बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर में आपको बताना है कि मुगल काल में ऐसा कौन सा शासक था जिसका साम्राज्य सबसे ज्यादा भूभाग पर विस्तृत था। 4 विकल्पों में हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक जा चुके होंगे और इस प्रश्न का सही जवाब है औरंगजेब। औरंगजेब के साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज्यादा विस्तारित थी। औरंगजेब ऐसा मुगल कालीन शासक है जिसके समय सबसे ज्यादा उच्च पदों पर हिंदू आसीन किए गए थे और औरंगजेब ऐसा शासक है जिसने संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। औरंगजेब ऐसा शासक है जिसने जजिया को पुनः शुरू कर दिया था। औरंगजेब ऐसा शासक है जिसको जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब ऐसा शासक है जो स्वयं में वीणा बजाने में निपुण बताया गया। याद रखिएगा, इतने सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है क्योंकि पूर्व की परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बन चुके हैं। और औरंगजेब की मृत्यु हुई थी वर्ष 1707 ईस्वी में। वर्ष 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब हम यहां पर बचे वाले विकल्पों की चर्चा करेंगे। तो पहले विकल्प के तौर पर यहां पर दिया जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, अर्थात बाबर नाम दिया है इनका और पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये मुगल वंश के संस्थापक बताए गए हैं और मुगल वंश के संस्थापक भारत में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बताए गए हैं, जिन्होंने लोधी वंश का अंत करके मुगल वंश की परंपरा को भारत में शुरू किया, मुगल वंश की सत्ता को स्थापित किया। मुगल वंश के पहले शासक बताए गए हैं और मुगल वंश के दूसरे शासक बताए गए हैं हुमायूं। तो बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं थे, यह भी याद रखना है, और हुमायूं के उत्तराधिकारी यहां पर अकबर थे, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अब हम प्रयास करेंगे कि यहां पर बाबर से लेकर के औरंगजेब तक के शासक जो हुए हैं उनको हम क्रम से लिखे, कौन किसका उत्तराधिकारी हो, यह भी आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो पहला शासक होता है मुगल काल का बाबर और बाबर का उत्तराधिकारी होता है हुमायूं। ठीक है, याद रखिएगा, हुमायूं। और हुमायूं का उत्तराधिकारी होता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, अकबर। और अकबर का उत्तराधिकारी कौन होता है तो आपको बताना, जहांगीर। ठीक है, अकबर का उत्तराधिकारी होता है जहांगीर और जहांगीर का उत्तराधिकारी होता है शाहजहां। ठीक है, शाहजहां होता है। और शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन होता है तो आपको नोट करना है औरंगजेब। ठीक है, शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन है तो शाहजहां के उत्तराधिकारी हो गए औरंगजेब। तो पहला शासक, दूसरा शासक, तीसरा शासक, चौथा, पांचवा और छठा क्रम में बाबर से लेकर के औरंगजेब तक की पूरी यहां पर श्रृंखलाबद्ध तरीके से दर्शाया गया है, कौन किसका उत्तराधिकारी, कौन किसका पूर्वाधिकारी। आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन है या हुमायूं का पूर्वाधिकारी कौन है। तो वहां पर जो हमारी यह टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत बढ़िया आपके काम आएगी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब। बाबर को मुगल वंश का संस्थापक बताया गया है, हुमायूं को मुगल कालीन चित्रकला का संस्थापक बताया गया है, अकबर को भारत में बहुत सारे पुस्तकों में बहुत सारे राइटर ने अकबर महान की संज्ञा दे रखी है। ठीक है, और जहांगीर एक सबसे ज्यादा न्यायप्रिय शासक था और चित्रकला का चरमोत्कर्ष जहांगीर के शासनकाल में रहा। अगर आपसे पूछा जाए मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष या स्वर्ण काल किसके शासनकाल में रहा तो जहांगीर बताएंगे। शाहजहां से अगर सवाल आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य कला का, मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया क्योंकि विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल इन्हीं के द्वारा निर्मित करवाई गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व कीट जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून को, 1 जून को, 31 मई को या 1 मई को। 4 विकल्प यहां पर दिए गए। कीट जागरूकता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि कीटों का हमारे जीवन में बहुत विशेष महत्व है। हानिकारक प्रकार के कीट भी पाए जाते हैं, लाभदायक प्रकार के कीट भी पाए जाते हैं और फसलों के परागण में भी कीटों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसीलिए प्रश्न आपसे पूछा गया है, कीट जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक जा चुके होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है 6 जून को प्रत्येक वर्ष कीट दिवस मनाया जाता है। अब हम बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। पहला विकल्प यहां पर दिया 1 जून। 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। और 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये मनाया जाता है 31 मई को। और 1 मई को मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस। ठीक है, विश्व श्रमिक दिवस। तो यहां पर आपके 4 दिवस तैयार हो गए। एक हमने पूछा था, 3 की व्याख्या और आपको दे दी गई। अगला प्रश्न यहां पर है, भारत का 100वां रामसर स्थल सुरहा ताल
उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? भारत का 100वां रामसर स्थल जो सुरहा ताल है, पश्चिमी अभयारण्य भी है, वह किस जनपद में स्थित है? 4 विकल्प यहाँ पर, हरदोई, गोंडा, बलिया और अलीगढ़। हरदोई, गोंडा, बलिया और अलीगढ़, 4 विकल्पों में सही जवाब क्या है? बलिया। तो सुरहा ताल जो पश्चिमी बिहार है वो उत्तर प्रदेश का 13वां, ठीक है, उत्तर प्रदेश के क्रम में आएंगे तो कौन सा आएगा? तो 13वां रामसर स्थल है। देखिए यह सुरहा ताल, यह प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, यह उत्तर प्रदेश का, ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल है, रामसर स्थल है। और भारत का कौन सा है? तो 100वां है, ठीक है, भारत के क्रम में 100वां आएगा और उत्तर प्रदेश के क्रम में 13वां आएगा। इससे पहले 12 रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह भी आपको नोट कर लेना है। बलिया उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद अगर आपसे पूछा जाएगा तो बलिया बताएंगे। आपसे सबसे उत्तरी जनपद पूछा जाएगा तो सहारनपुर बताएंगे, सबसे पश्चिमी जनपद पूछा जाएगा तो शामली बताएंगे, और सबसे पूर्वी जनपद, दक्षिणी जनपद पूछा जाएगा तो आप सोनभद्र बताएंगे। तो दक्षिण में उत्तर प्रदेश के मानचित्र में सोनभद्र, उत्तर में पूछा जाएगा तो सहारनपुर, और पूर्व में पूछा जाएगा तो बलिया, और पश्चिम पूछा जाएगा तो शामली, ठीक है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश का जो पहला रामसर स्थल है वह कौन है? ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने रूस से S-400 का कौन सा स्क्वाड्रन प्राप्त किया है? ये हाल फिलहाल के दिनों में बड़ी चर्चा में खबर रही है कि रसिया से भारत को S-400 की प्राप्ति हुई है। तो इसका स्क्वाड्रन कौन सा है, क्रम कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा? तो सही जवाब है चौथा स्क्वाड्रन भारत को मिल चुका है। और S-400 जो है यह एक वायु रक्षा प्रणाली है, वायु रक्षा प्रणाली है, और इसको एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और विश्व की वर्तमान की प्रचलित वायु रक्षा प्रणालियों में उन्नत श्रेणी में इसको रखा गया है। भारत ने इसको खरीदा है। कहां से खरीदा है? तो भारत ने इसका आयात किया है रूस से, और भारत में इसका नाम रख दिया गया है सुदर्शन, ठीक है, याद रखिएगा, सुदर्शन। रसिया का S-400 और अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम जो बहुत चर्चा में रहता है उसको थार्ड बोलते हैं, और इजराइल का आयरन डोम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो भारत ने इसका नाम क्या रख दिया है? सुदर्शन। भारत का स्वदेशी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, अपने देश में निर्मित वायु रक्षा प्रणाली है, उसका उत्तर आप हमें कमेंट में दीजिएगा कि भारत ने अपनी जो वायु रक्षा प्रणाली को विकसित किया, अपना एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है, उसका नाम क्या है? ऑपरेशन सिंदूर के समय बहुत चर्चा में वो रहा था, ठीक है, याद रखिएगा। भारत की जो समाचार एजेंसियां उनसे लेकर के विश्व के समाचार पत्र पत्रिकाओं में बड़ी प्रमुखता से उसको छापा गया था कि भारत का अपना स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है। नाम आपको कमेंट में बताना है। अगला है, अभी हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान जांगमी से इनमें से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? 4 विकल्प यहां पर दिए गए। अभी हाल के दिनों में एक उष्णकटिबंधीय तूफान था जांगमी, उससे कौन सा देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ? वहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। भारत, जापान, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। भारत, जापान, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। तो सही जवाब है जापान में सबसे ज्यादा उसका प्रभाव देखा गया। इस श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न यह था, और आज की सीरीज आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा। धन्यवाद।